तो कल हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। आज डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग या फिर डीमेरिट्स या फिर डीमेरिट्स कि अकाउंटिंग के अंदर खामियां कौन कौन सी हैं, कमी कौन कौन सी है। पहली जो कमी है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही कहती है वही एलिमेंट या वही एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे जिनका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही क्लियर है कि वही एस्पेक्ट्स, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिनका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल हो, मनी के फॉर्म में, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में कैलकुलेशन पॉसिबल है, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन यदि किसी ट्रांजैक्शन या फिर किसी इवेंट की क्वालिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं क्वालिटी के फॉर्म में, गुणों के फॉर्म में, उन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही कहती है ओनली दोज एस्पेक्ट, ओनली दोज इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड हु हैज मॉनेटरी मेजरमेंट। इसलिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से अकाउंटिंग डील नहीं करती। यदि किसी एम्प्लॉय की क्वालिटी अच्छी है, एम्प्लॉय स्किल्सफुल है, एम्प्लॉय काफी इंटेलिजेंट है, काफी होशियार है, तो इसका मतलब यह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा अकाउंटिंग के अंदर। तो पहला है इट डजंट हैव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नंबर सेकंड, जो लिमिटेशन नंबर दूसरी है अकाउंटिंग के अंदर, सेकंड लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग में एक टर्म है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, यदि अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है, यदि मैनेजमेंट ने यदि मैनेजमेंट ने कुछ बातें छिपा रखी हैं, या मैनेजमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस के शो नहीं किए, मैनेजमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस के शो नहीं किए, या फिर एक मैं एग्जांपल लेता हूं, लेकिन वो बात करते हैं ट्वेल्थ में जाके। विंडो ड्रेसिंग का प्रॉपर मतलब तब समझ में आएगा जब हम ट्वेल्थ में रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि सामने वाले को बिल्कुल ये ट्रू एंड फेयर लगे, ट्रू एंड फेयर लगे। लेकिन मैनेजमेंट या फिर ड्यू टू इंटरनल रीजंस, कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से या फिर कुछ और कारणों की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ इस तरीके से शो होते हैं कि उनमें जो भी खामियां हैं वो डिस्क्लोज नहीं हो पाती हैं, जो भी कमियां हैं या फिर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट वाले ट्रांजैक्शंस हैं वो शो नहीं होते हैं, जिससे हमें लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, एक बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत सही चल रही है। इसके बाद जो थर्ड नंबर लिमिटेशन है वो है अकाउंटिंग कहीं ना कहीं एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। अनरियलिस्टिक अप्रोच, अब अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है? अनरियलिस्टिक मींस कि अकाउंटिंग के अंदर जब मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा डेप्रीसिएशन, जब मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा डेप्रीसिएशन, जो कहता है यदि कंपनी ने, यदि बिजनेस ने कोई मशीन परचेज की है, कोई एसेट परचेज की है, यदि आज बिजनेस ने कोई मशीन परचेज की है, बिजनेस है या फैक्ट्री है कपड़ा मैन्युफैक्चर करने की, कपड़े मैन्युफैक्चर करने की, तो जितनी भी मशीन बिजनेस परचेज करता है, मशीन क्यों परचेज करेंगे? ताकि जो हमें क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने हैं, कपड़े बनाने हैं, उनका एक प्रॉपर शेप आ पाए और अच्छे क्वालिटी के कपड़े बने। या फिर किसी और, या फिर कहें यदि बॉटल बनाने की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की बोतल बनाने की फैक्ट्री है, तो जितनी भी मशीन यूज होंगी, इन मशीन्स की वैल्यू हर साल डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? जैसे जैसे मशीन यूज करते हुए जाएंगे, मशीन जैसे जैसे यूज करेंगे, मशीन की वैल्यू हर साल डिक्रीज होती रहेगी। यूज करेंगे या फिर टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, इसका मतलब जो भी टेक्नोलॉजी की मशीन हमने परचेज की होगी, आज मार्केट में नई टेक्नोलॉजी की मशीन होगी, तो कहीं ना कहीं इस मशीन की वैल्यू कम होगी
उस वैल्यू डिक्रीमेंट को अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो हम इस मशीन पर डेप्रीसिएशन कैसे लगाते हैं? इस मशीन की लाइफ अज्यूम करके, इस मशीन की लाइफ 10 साल है, इस मशीन की लाइफ 20 साल है। ये हमने लाइफ अज्यूम कैसे की? ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। मशीन की लाइफ का पता लगाना एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। या फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, अकाउंटिंग में जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न जो कहता है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अब हमने फ्यूचर फोरकास्ट कहां से कर लिया? हमें कैसे पता बिजनेस हमारा, जो हमने आज दुकान ओपन की है, फैक्ट्री डाली है, वो एक लंबे समय तक चलेगी? तो इसका मतलब अकाउंटिंग एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन पर बेस्ड है, दैट इज नोन एज गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद जो अगला है फोर्थ, अकाउंटिंग जो भी इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, अकाउंटिंग उसे इग्नोर करता है। अकाउंटिंग के अंदर जितने भी इन्फ्लेशनरी फैक्टर हैं उनको डिस्क्लोज या फिर उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे आज मैंने बिजनेस में यदि 1 लाख रुपए लगाई, आज यदि बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, आज मैंने अपनी जो शॉप ओपन की है, दुकान जो ओपन की है गारमेंट्स की, 1 लाख रुपए लगा के की है। मैं बिजनेस में सपोज 1 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करूं, तो इस 1 लाख की वैल्यू 1 साल के बाद भी 1 लाख ही शो होगी बुक्स में। इस 1 लाख की वैल्यू बुक्स के अंदर 1 लाख ही शो होगी। इसका मतलब जो भी इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, महंगाई को कंसीडर अकाउंटिंग नहीं करती। अगर ये 1 लाख में इस बिजनेस में नहीं लगाता, या फिर यदि फ्यूचर वैल्यू मुझे 1 लाख चाहिए कहीं, तो आज मुझे कुछ कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज मैं यदि किसी बिजनेस में या कहीं 1 लाख रुपए लगाता हूं, तो 1 साल के बाद कहीं ना कहीं उस 1 लाख की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, 1 लाख तो नहीं रहेगी। लेकिन यदि मैं एक अकाउंटिंग करता हूं, तो अकाउंटिंग इन्फ्लेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी फैक्टर को हमेशा इग्नोर करता है। अकाउंटिंग का मतलब नहीं है कि महंगाई है कि मंदी, बिजनेस चलाए भी है या नहीं चला। अगर बिजनेस नहीं चला तो उस 1 लाख की वैल्यू 1 लाख ही रहने वाली है। इट मीन्स अकाउंटिंग इग्नोर्स दिस इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी फैक्टर। ये अपना है डीमेरिट या फिर लिमिटेशन नंबर 4। लिमिटेशन नंबर 5, अब अकाउंटिंग के जो भी यूजर हैं, जितने भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, यूजर मस्ट बी स्किल्सफुल। यदि किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं अपने यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, तो इसके यूजर्स को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यूजर्स के पास इतनी स्किल्स होना अनिवार्य है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सकें। इसका मतलब जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उतनी ज्यादा ही स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी यूजर्स के अंदर। बैंक वाले समझ जाएंगे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने हैं, गवर्नमेंट भी टैकल कर लेगी प्रॉब्लम, टैक्स डिपार्टमेंट भी टैकल कर लेगा। लेकिन जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये कैसे मेजर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर कैसे कमियां ढूंढेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कंपनी का लूप होल क्या है। तो इसका मतलब यूजर मस्ट बी स्किल्सफुल। जितने भी यूजर हैं वो स्किल्सफुल होने चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब ये फ्री फ्रॉम बायस नहीं है, बायसनेस, भेदभाव से परे नहीं है। मैनेजमेंट ने कुछ भेदभाव कर रखा है, मैनेजमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड किए हैं जो वास्तव में परफॉर्म नहीं हुए, मैनेजमेंट ने सेल्स ज्यादा दिखा रखी है। अब क्यों दिखाई है? ताकि नए नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों बिजनेस की तरफ। यदि नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे तो बिजनेस का जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग पावर है, या फिर बिजनेस के अंदर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं जानते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस जगह कमी हो सकती है। ये कमी और देखेंगे जब हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं बैलेंस शीट बनाते समय, या फिर यदि मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो नहीं करूं तो बैलेंस शीट में कौन कौन से मैं चेंज कर सकता हूं। बैलेंस शीट क्या होता है? एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो डिस्क्लोज करने वाला स्टेटमेंट है उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। तो ये 5 लिमिटेशन है।
नंबर वन इज अकाउंटिंग डजंट डील विद द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग के अंदर जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे। अकाउंटिंग के अंदर विंडो ड्रेसिंग की संभावना है। यदि मैनेजमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर रखे हैं या फिर मैनेजमेंट ने इनकम ज्यादा दिखा रखी है, खर्चे कम दिखा रखे हैं, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा डिस्क्लोज हो, या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री नहीं है बायसनेस से, तो वो एक यूजर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। नंबर थर्ड है अनरियलिस्टिक अप्रोच। बिजनेसमैन कह रहा है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो लंबे समय का मतलब कितने साल चलेगा बिजनेस, तो कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं, अनरियलिस्टिक अप्रोच है, जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन का मेथड अप्लाई करते हैं। नंबर फोर्थ, इन्फ्लेशनरी फैक्टर इग्नोर करता है। यदि मटेरियल की प्राइसेस या फिर अकाउंटिंग कहता है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जितने भी एसेट हैं, जितने भी तुमने एसेट परचेज किए हैं कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब जितने भी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी फैक्टर हैं, प्राइस लेवल चेंजेस हैं, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेगा। और यूजर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है तो यूजर्स के अंदर स्किल्स होनी चाहिए काफी, तभी यूजर समझ पाएंगे अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये थे 5 लिमिटेशन। अब बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप मतलब दायरा। अकाउंटिंग इस्तेमाल, अकाउंटिंग यूज करने की एरियाज कौन कौन से हैं? पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और नंबर फोर्थ है टैक्स अकाउंटिंग। इन 4 एरियाज में, या फिर कह सकते हैं ये अकाउंटिंग की सब फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स, या फिर कह सकते हैं एरियाज वेयर अकाउंटिंग इज यूज्ड। 4 फेज है, 4 स्कोप है। नंबर वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग। बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले बात होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? हम जो डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। मतलब वह अकाउंटिंग जो डिस्क्लोज करेगी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, ताकि एक समय अवधि के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद हम पता लगा सकें बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ। और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या हम अपनी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने में सक्षम है, क्या जितनी भी मार्केट में उधारी है वो हम पेड ऑफ कर पाएंगे, जिन लोगों को हमें पैसा चुकाना है क्या वो हम पेड ऑफ कर पाएंगे, वो होती है फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं उस अकाउंटिंग की जिसके अंदर डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन गेट करेंगे एक टाइम पीरियड के दौरान, एक टाइम पीरियड के बाद, और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाएंगे। कर क्यों रहे हैं सारा ये? ताकि जितने भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, वो सभी यूजर को हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें, उन सभी यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें अपने बिजनेस के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन करने वाला, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन डिस्क्लोज करने वाला स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करने वाला स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस that type of accounting which records day to day transactions after a certain time or at the end of the accounting year. The profitability position will be disclosed to their users. Profitability position will be calculated by preparation of trading and profit and loss account. Also, entities required to prepare a financial position statement that is known as balance sheet.
दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। ये था पहला स्कोप फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग मींस एक ऐसी अकाउंटिंग जिसमें डिस्क्लोज होगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। या फिर मैं कह सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं, एक ऐसी अकाउंटिंग जो डिस्क्लोज करेगी टोटल कॉस्टिंग। यदि एक फैक्ट्री चेयर मैन्युफैक्चर करने की है तो पर चेयर की कॉस्ट कितनी आएगी, और जितनी भी चेयर्स बनती हैं पूरे एक साल के दौरान उन सभी चेयर्स की कॉस्टिंग कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। और कॉस्ट अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं ताकि यदि कॉस्ट इंक्रीज होती है तो किन किन कारणों की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है। मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट ईयर तक जो हम कुर्सी बना रहे थे, एक कुर्सी पड़ रही थी हमें 200 रुपए की, लास्ट ईयर तक की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी 200 रुपए की, इस साल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 220 की। तो ये 20 रुपए राइज क्यों हुए हैं? पहली बात तो ये 200 रुपए कैसे निकाले होंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। जितना भी मटेरियल खर्च हुआ होगा, जितना भी लेबर को पैसा दिया होगा और अन्य खर्चे हुए होंगे, तो 200 रुपए ऐसे निकाले होंगे। अब ये 20 रुपए इंक्रीज क्यों हुए, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करना जहां पर पता लगेगा कि हमारी कॉस्ट राइज क्यों हुई है। शायद हमने रॉ मटेरियल महंगा परचेज किया होगा, शायद हमने जो भी लेबर हायर की है उस लेबर को हमने पेमेंट ज्यादा किया है, या फिर जितना भी वेस्टेज था, हम पहले जिस हिसाब से रॉ मटेरियल का इनपुट आउटपुट सोच रहे थे कि एक कुर्सी बनाने में कितने किलोग्राम रॉ मटेरियल लगेगा, कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल लगाने की कैपेसिटी, रॉ मटेरियल लगाने का पर यूनिट का खर्चा इंक्रीज हो गया होगा। तो ये सारा आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग मींस दैट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन विच a person calculate or a entity calculates cost of the products, cost of the products, cost of the operations। operations मतलब सपोज कुर्सी बना, जब एक कुर्सी मैन्युफैक्चर होती है तो वो 2 या 3 प्रोसेस से होकर निकलती है, 2 या 3 प्रोसेस होकर निकलती है। पहले रॉ मटेरियल इंसर्ट करेंगे पहली मशीन में, फिर ये दूसरी मशीन के पास जाएगी, पहले मशीन का आउटपुट निकल के दूसरी मशीन या फिर दूसरी प्रोसेस के अंदर जाएगा ताकि वहां पे इसकी फिनिशिंग हो सके, और फिर लास्ट में जाएगी पैक होने के लिए। तो ये सारा आएगा ऑपरेशन या फिर प्रोसेसिंग के अंदर, तो हमें प्रोसेसिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये था अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग मींस दैट टाइप ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, मैनेजमेंट करेगा डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पर करेगा? जितने भी जितने भी स्टेटमेंट होंगे, कैश फ्लो के स्टेटमेंट, फंड फ्लो के स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट होंगे कैश फ्लो के या फिर फंड फ्लो के, या फिर जितने भी रेशियोज होंगे उसके बेसिस पर मैनेजमेंट चेक करेगा बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो कैश फ्लो के अंदर आते हैं। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो बताएगा कैश कितना बिजनेस के अंदर आया है और कितना कैश गया है। या फिर फंड फ्लो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ हमने अप्लाई किया है। रेशियो एनालिसिस, रेशियो कैलकुलेशन करना ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का पता लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट करती है फंड से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट करती है फंड से, कॉस्ट से और प्रॉफिट से, ताकि मैनेजमेंट एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। तो ये है तीसरा नंबर स्कोप, तीसरा नंबर फेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 4 था टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है?
टैक्स अकाउंटिंग मीन्स that type of accounting in which all the tax related transaction are recorded, जिसके अंदर टैक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, जितने भी टैक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। टैक्स डायरेक्ट टैक्स है एक, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट रिसीव करेगी उस व्यक्ति से जिसने इनकम कमाई है, और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट रिसीव करेगी एक इनडायरेक्ट वे में, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है जीएसटी, और इसका है इनकम टैक्स, कि जिन लोगों ने इनकम कमाई है वो डायरेक्टली पेड करेंगे गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट सप्लायर के थ्रू या फिर सेलर के थ्रू रिसीव करेगी, और जो उसे पेड करेगा गवर्नमेंट। तो टैक्स अकाउंटिंग मींस दैट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन विच ऑल द टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ये थे 4 तरह की अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग अंदर 4 टाइप की अकाउंटिंग। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोटिव है प्रॉफिट डिस्क्लोज करना थ्रू द ट्रेडिंग P&L, फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करना थ्रू दी बैलेंस शीट यूजर्स को। दूसरी थी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मोटिव था कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। यदि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज किन किन कारणों की वजह से हो रही है, और यदि कॉस्ट डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होने के रीजन कौन कौन से हैं, ताकि उस डिवीजन को मैनेजमेंट कुछ एक्स्ट्रा बोनस या फिर प्रमोशन दे पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब जितने भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं, अब डिसीजन किस बेसिस पर लेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर, या फिर कह सकते हैं फंड के एप्लीकेशन के बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस पर, और प्रॉफिट के बेसिस पर। कि हम यदि कोई एक कंपनी है, मैनेजमेंट सोच रही है हम नया सेगमेंट स्टार्ट करें या नहीं करें। आज एक कंपनी मोबाइल फोन बनाती है, कंपनी सोच रही है अब हम हेडफोन बनाना भी स्टार्ट करें, तो मैनेजमेंट पहले देखेगी कंपनी के पास फंड इतना है या नहीं है, कंपनी की अब इन हेडफोन्स की कॉस्ट कितनी आएगी और कितना प्रॉफिट एग्जिस्टिंग है। और लास्ट जो है वो है टैक्स अकाउंटिंग। जितने भी टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड हो, तो वो आएगा टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। अब डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर कैसा है। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। साइंस इसीलिए क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब जैसे अकाउंटिंग हिंदुस्तान में करते हैं वैसे ही अकाउंटिंग सेम करेंगे यूएसए में। इंडिया के अंदर भी अकाउंटिंग करते समय डेबिट और क्रेडिट साइड दो होती हैं, यूएस में भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, वो इंडिया के अंदर भी सेम वही है, यूएसए में भी सेम वही है। बस वहां पर जो भी अकाउंटिंग होती है वो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी फैक्टर को कंसीडर करके की जाती है। तो अकाउंटिंग एक साइंस है। साइंस मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जब भी कोई भी सब्जेक्ट बोलती है एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, साइंस मीन्स ऑलवेज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है। आर्ट इसीलिए है क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉर्मेट्स हैं। तो इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर अप्लाई करना, ताकि हम एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट ऑब्टेन कर पाए, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करें ताकि जो रिजल्ट हो वो ऑप्टिमम हो, प्रॉफिट एडिक्वेट निकाल पाए। और प्रॉफिट एडिक्वेट तब निकाल पाएंगे जब हम फॉर्मेट्स प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर रूल्स अप्लाई करेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। इसका मतलब हमारा माइंड है वो स्किल्सफुल होना चाहिए। एक पेंटिंग बनाने के लिए, आर्ट कंप्लीट करने के लिए माइंड को स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। वैसे ही अकाउंटिंग एक आर्ट है। तो ये अकाउंटिंग का नेचर है। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग मैथ भी है, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, अकाउंटिंग में भी फॉर्मूले हैं। तो ये था नेचर अकाउंटिंग का।